एक और छोटा सा कंसेप्ट, एक दो छोटे छोटे नोट्स लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, इफ fx एंड gx टचेस ईच अदर, अगर fx और gx एक दूसरे को टच करते हैं, देन किसी एक पॉइंट p पर एट p, तो f डैश एट p शुड बी इक्वल टू g डैश एट p। देखिए बात यह है कि अगर किन्हीं दो कर्व ने एक दूसरे को टच करा, तो टच करने वाली सिचुएशन में बात यह है कि हमें एक पॉइंट पता चलता है हर बार, वो पॉइंट जिस पर उन दोनों ने टच करा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपने दोनों कर्व के लिए टेंजेंट खींचने की कोशिश की होती, तो इस कर्व से fx एंड दिस इज gx, दोनों से जो कर्व का स्लोप आने वाला था वो बराबर है। तो fx और gx का स्लोप अगर p पर बराबर है, तो f डैश ऑफ x एट p शुड बी इक्वल टू g डैश ऑफ x एट p के बराबर है। सेकंड वन इज द वर्टिकल टेंजेंट। देखिए लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग कि अगर एट x इज इक्वल टू a किसी कर्व fx के लिए LHD एंड RHD दोनों इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है, बट नॉट द बोथ, तो ये कहा जा सकता है कि उस कर्व के उस पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल टेंजेंट थी। सही बात है। देखिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मान लीजिए अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 एट x इज इक्वल टू 0 पर बात करूं, तो x का पावर 1/3 अगर आप f डैश ऑफ 0 प्लस निकालने के लिए जाएं, तो f डैश ऑफ 0 प्लस निकालने का जो मतलब है वो ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अब f ऑफ 0 प्लस h जो आने वाला है दैट इज x का पावर, दैट इज h का पावर 1/3 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, आंसर इज इंफिनिटी। सिमिलरली अगर आप f डैश ऑफ 0 माइनस निकालने के लिए जाए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h इज माइनस h का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस माइनस बजाय आंसर इज फिर से इंफिनिटी। तो LHD और RHD दोनों प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो बात यह है कि एट x इज इक्वल टू 0 इस कर्व की एक वर्टिकल टेंजेंट है। बात यह है कि x की पावर 1/3 x क्यूब का इनवर्स टाइप ही फंक्शन है। तो अगर आप इसका कर्व भी ड्रॉ करते तो इसका कर्व कुछ ऐसा रहता। तो आप देख भी सकते कि y एक्सिस या x इज इक्वल टू 0 पर इसकी एक वर्टिकल टेंजेंट है। हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो LHD और RHD है वो दोनों या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं, बट एक साथ या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी वाली सिचुएशन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 के लिए बात करूं, तो x की पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 0 यदि बात की जाए, तो अगर आपने f डैश ऑफ 0 प्लस निकाला, तो f डैश ऑफ 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, दैट इज h का पावर 2/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, आंसर इज इंफिनिटी। और अगर आपने f डैश ऑफ 0 माइनस निकालने की कोशिश करी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फिर से माइनस h। तो इस बार जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस h का पावर 2/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h के बराबर आता है, बट स्क्वायर होने की वजह से इस बार माइनस बाहर आएगा नहीं, तो अपना आंसर माइनस इंफिनिटी आता है। तो बात यह है कि इस कर्व के लिए वर्टिकल टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है, सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। सही बात है। तो इन बातों को थोड़ा सा याद रखना होता। देखिए मान लीजिए अगर मैं y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x के लिए बात करूं, तो सिग्नम ऑफ x इज क्या? दिस इज -1 0 एंड 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 x इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसके लिए LHD और RHD निकालने की कोशिश करूं 0 के ऊपर, तो अगर मैं f डैश ऑफ 0 प्लस निकालूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h पर वैल्यू 1, दिस इज 1 माइनस f ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाय h, तो 1 माइनस 0 अपॉन h, आंसर इज इंफिनिटी। अगर मैं f डैश ऑफ 0 माइनस निकालूंगा
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h पर वैल्यू आने वाली है यहां से -1 f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस बजाय आंसर इज फिर से इंफिनिटी। तो LHD और RHD दोनों प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का जो कर्व है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट 0 के ऊपर एक वर्टिकल टेंजेंट है। तो अपने को इस बात को इसलिए भी समझना है कि वर्टिकल टेंजेंट को चेक करने का जो तरीका है वो f डैश ऑफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लस और माइनस साइड से कैलकुलेट करना है। RHD एंड LHD अगर दोनों प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को साइमल्टेनियसली अप्रोच कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की वर्टिकल टेंजेंट है, अदरवाइज उस फंक्शन के लिए कोई वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट इज, इस पर्टिकुलर चीज को लेकर एक क्वेश्चन करते कि अगर fx और gx एक दूसरे को टच करते हैं, देखिए अगर हमें कोई दो कर्व दिए जाएं, वन इज fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a क्यूब एंड अदर इज gx दैट इज 4 रूट ऑफ x। अगर हमें ये दोनों कर्व दिए जाए और हमसे कहा जाए कि ये दोनों कर्व केवल किसी एक पॉइंट के ऊपर ही एक दूसरे को टच करते हैं या केवल एक ही पॉइंट इनके अंदर कॉमन है, तो a क्या होने वाला है, दिस इज g। तो देखिए बात ये है, सॉल्व करने का तरीका तो सिंपल ये है कि अगर ये एक दूसरे को टच करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के स्लोप बराबर थे। आपने इस कर्व के लिए f डैश एट x1 कोमा y1 निकाला, 2x1 डिवाइडेड बाय a। आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए g डैश ऑफ x एट x1 कोमा y1 निकाला, दैट इज 4 अपॉन 2 रूट x1, दैट इज 2 अपॉन रूट ऑफ x1। अब बात यह है कि अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो हमें केवल इन दोनों के स्लोप बराबर करने हैं। तो अगर हमने इन दोनों के स्लोप आपस में बराबर करे, दिस और दिस को आपने अगर बराबर करा, तो 2x1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट x1, 2 से 2 बजाया, x1 इधर लेकर गए तो x1 की पावर, दिस इज 3/2 अपॉन a क्यूब, तो x1 हमारे पास आया a स्क्वायर। निकालना a है, तो अगर आपको x1 है तो आपने कर्व 1 का यूज करा और आपके पास जो y1 आया वो अपने पास 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन a क्यूब, तो a की पावर 4 हुआ, दिस इज a। ये अपने पास कर्व 1 से था, फ्रॉम कर्व 2, कर्व 2 में अगर आपने इसे रखा होता तो 1 प्लस a इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज 4a। a घटाया तो a हमारे पास 1/3 के बराबर आता है, बस बात खत्म। देखिए अगर आपने इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा समझने की कोशिश की होती तो आप इस चीज को थोड़ा अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए अगर a अपना लेस देन 0 है, ये जो 4 रूट x है ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 रूट x, दैट इज पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट, इस तरह की सिचुएशन है। अब अगर a लेस देन 0 रहा होता, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड y एक्सिस के ऊपर ही इसका वर्टेक्स है, चूंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर आपने इसे यहां से ड्रॉ करने की कोशिश की होती तो इसने इसे कट किया होता। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एक कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, और अगर a ग्रेटर देन 0 होता तो आज आपका ये वाला कर्व तो ये रहा, a ग्रेटर देन 0 होने पर या तो सिचुएशन ये हो सकती थी कि ये छूकर ही नहीं जाता, या तो सिचुएशन ये हो सकती थी कि ये इसे कट करते हुए जाता, तब 2 पॉइंट आ जाते, या तो सिचुएशन ये होती जो हमारी रिक्वायर्ड थी कि ये इस कर्व को टच करता हुआ जाता। हमने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर दोनों कर्व के स्लोप बराबर थे, स्लोप बराबर करे उस पॉइंट को निकाला, तो a इज इक्वल टू 1/3 इज द आंसर। Next is angle of intersection
of two curves. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स किस तरह से डिफाइन है। अगर कोई को दो कर्व fx और gx एक दूसरे को कट करते हैं, दिस इज fx एंड दिस इज gx, और ये किसी पॉइंट p के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इनके टेंजेंट्स खींची जाती तो इनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल थीटा है उसी को एक्चुअली इन कर्व के बीच का एंगल की तरह डिफाइन करा है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली चीज क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना ही चाहिए, तभी उसके ऊपर एट दैट पॉइंट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। तो हर बार आप लोग f डैश ऑफ x एट p निकालेंगे, उसे नाम आप m1 दे सकते हैं। g डैश ऑफ x निकालें एट p, उसे आप लोग नाम m2 दे सकते हैं। और अगर आपके पास किन्हीं दो लाइन के स्लोप है और उनके बीच का आपको एंगल निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखा जा सकता है। मॉड लगाने का मतलब केवल एक्यूट एंगल लेने से था, ठीक है, उसके बारे में एक बार और फिर से सोचा जा सकता है। कुछ एक छोटी छोटी चीजें लिखी जा सकती हैं। अगर मान लीजिए m2 या किसी एक लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो रहा होता, तो अगर स्लोप इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी m2 बाहर खींचा, तो हमारे पास जो tan थीटा आता वो 1 अपॉन m1 के बराबर या 1 अपॉन मॉड m2 जैसे भी आप लिखना चाहे उसके बराबर आता। इसी पर्टिकुलर चीज को लेकर हम लोग आइसोगोनल कर्व्स के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए आइसोगोनल कर्व्स क्या हैं, अगर दो कर्व एक दूसरे को सेम एंगल पर इंटरसेक्ट करें एट सेम एंगल wherever they intersect, जब भी दो कर्व इंटरसेक्ट करें और अगर सेम एंगल पर करते हैं तो उन्हें हम लोग आइसोगोनल कर्व्स कहते हैं। जैसे sin x एंड cos x, सारे पाई बाई 4 के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और सेम एंगल tan इनवर्स 2√2 के ऊपर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया करते हैं। अच्छा, सेकेंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्थोगोनल कर्व। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ऑर्थोगोनल कर्व क्या है, अगर किन्हीं दो कर्व को ऐसे सोचा जाए कि वो जब भी इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री वेयर एवर दे इंटरसेक्ट। देखिए बात यह है कि अगर कोई दो कर्व fx और gx एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, f डैश ऑफ x एट p इंटू g डैश ऑफ x एट p अगर -1 के बराबर है, दिस इज m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, तो हम कहते हैं कि वो दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। बट एक छोटी सी चीज यहां पर याद रखी जा सकती है कि अगर कोई दो कर्व ऐसे हैं जो कि p पर भी काटते हैं एंड q पर भी कट करते हैं, और यदि सिचुएशन ऐसी है कि p के ऊपर तो उनका बीच का एंगल 90 डिग्री है, बट q के ऊपर जो स्लोप के बीच का एंगल है वो नॉट 90, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपने f डैश ऑफ x एट p इंटू g डैश ऑफ x एट p तो -1 है, बट f डैश ऑफ x एट q इंटू g डैश ऑफ x एट q इज नॉट इक्वल टू -1, तो फिर ये कर्व ऑर्थोगोनल नहीं है। बात यह है कि दो कर्व तभी ऑर्थोगोनल कहलाते हैं तब जबकि वो जब जहां जहां एक दूसरे को काटे तब वहां उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उन दोनों कर्व को हम लोग ऑर्थोगोनल कहा करते हैं। सही बात है। चलिए मान लीजिए अगर हम लोग किन्हीं दो कर्व y² इज इक्वल टू 4ax, अगर हम लोग किन्हीं दो कर्व y² इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू e का पावर -x अपॉन 2a के बारे में बात करते हैं, तो देखिए अगर हम इन दोनों कर्व को ये चेक करने के लिए जाएं कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए था एंगल निकालने के लिए। बट ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए हमने अभी देखा
कि कर्व का केवल ये पता होना कि हर बार जब जब काटे वो तब -1 स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हमने कोई एक जर्नल पॉइंट x1 y1 एज्यूम करा। अब अगर आप इसके लिए dy/dx निकालेंगे एट p, इसे अगर p माना जाए, तो दिस इज 4a/2y, दैट इज a/2y1। और अगर आप इस कर्व के लिए dy/dx निकालें तो दिस इज -1/2a e का पावर -x/2a। अगर आपने p पर निकाला होता तो दिस इज बस x1 आ जाता। अब अगर आपने इसे m1 और इसे m2 माना तो m1 m2 इज इक्वल्स टू a/2y1 एंड दिस इज -1/2a इंटू e का पावर -x1/2a। This is 2/2a/y1. This is 2a/y1. 2a को 2a से शांत करा। e का पावर -x1/a। एक्चुअली इस कर्व में अगर आपने x1 y1 को रखा होता तो x1 पर ये भी y1 नजर आता। इसे y1 से रिप्लेस करा, आपस में शांत करा, आंसर इज -1। तो किसी जर्नल पॉइंट के लिए m1 m2 अगर -1 आया तो हम ये कह सकते हैं कि जब जब इन्होंने एक दूसरे को कट करा तो 90 डिग्री पर करा, हेंस दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। और मान लीजिए अगर हम लोग x² = 4y, y² = 4x एंड x² = 4y के बारे में बात करें तो देखिए फिर से हमने क्या माना कि किसी पॉइंट xy पर चेक करते हैं। तो अगर किसी पॉइंट x1 y1 पर हम लोग चेक करने के लिए गए तो सबसे पहले कर्व C1 के लिए मैं m1 लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज dy/dx, दैट इज 4/2y 2/y1, दैट इज 2/y1। अगर मैं इसके लिए m2 लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं इसका स्लोप 2x/2y, दैट इज 2x/4, तो दिस इज x/2, तो दिस इज x1/2। अगर आपने m1 m2 निकाला, 2 से 2 बजाया, x1/y1 not equal to -1, hence the curve are, these are the orthogonal curve, but these are not orthogonal। देखिए ये आंसर तो हमेशा दिया जा सकता है, बट अपने को थोड़ा सा स्पेसिफिक कभी कभी होना पड़ता है। अगर वो पॉइंट वाइज हमसे पूछने की कोशिश करे कि क्या इन्होंने कभी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा, अगर आपने इन दोनों के कर्व बनाए होते तो देखिए बात क्या है, y² = 4ax एक पैराबोला ही तो है, दिस इज द पैराबोला। और अगर आपने x² = 4y का कर्व बनाया होता तो ये भी एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ही है, दिस इज द पैराबोला। अब बात ये है कि एक पॉइंट तो यहां काटा, ये रहा x1, y1, ऑब्वियसली वो -1 के बराबर नहीं है, इसीलिए तो ऑर्थोगोनल नहीं आए। बट अगर आपने 0, 0 को ध्यान से देखा होता तो देखिए अगर मैं y² = 4x और x² = 4y इन दोनों कर्व के लिए बात करूं तो y² = 4ax के लिए x = 0 पर y एक्सिस उसकी टेंजेंट है, तो इसका मतलब x एक्सिस उसकी नॉर्मल है। सिमिलरली x² = 4y के लिए x एक्सिस उसकी टेंजेंट है x ओरिजिन पर और y एक्सिस उसकी नॉर्मल है, तो एक की टेंजेंट दूसरे की नॉर्मल, एक की नॉर्मल दूसरे की टेंजेंट, तो क्या ये कहा जा सकता था कि 0, 0 के ऊपर इन दोनों ने एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करा था। तो 0, 0 पर तो एंगल 90 डिग्री था, बट जब दूसरी बार कट करा तब 90 डिग्री नहीं था, इसलिए केवल इन दोनों को ऑर्थोगोनल नहीं कहा गया है। सही बात है। ठीक है, देखिए हम लोग अब तक
एंगल्स के बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे दो कर्व के बीच का एंगल निकाला जाए, कैसे ऑर्थोगोनलिटी और आइसोगोनलिटी के बारे में बात की जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के लिए, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए ऑर्थोगोनलिटी एक बार चेक करते। देखिए, ऑर्थोगोनलिटी चेक करने का कंसेप्ट ये है कि अगर दो कर्व जब जहां जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहां वहां वो अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर करते हैं तो कहा जाता है कि दोनों कर्व एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है। तो हमने क्या करा, दोनों कर्व के लिए किसी एक जर्नल पॉइंट x1 y1 पर बात करते हैं। तो अगर आपने c1 के लिए dy/dx लिखा एट x1, y1, हम कोई भी जर्नल पॉइंट लेकर के बात कर रहे हैं, तो दैट इज 4a/2, तो दिस इज 2a/y1 के बराबर रहेगा। अगर आपने c2 के लिए लिखा dy/dx एट x1, y1, तो इसके लिए e का पावर -x/2a इंटू -1/2a आएगा। पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो इसे x1 बनाया। बस अब अगर आप किसी जनरल पॉइंट के लिए m1 m2, यही m1 हुआ करता है और यही m2 हुआ करता है, अगर आप m1 इंटू m2 निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट इज 2a/y1 इंटू -1/2a e का पावर -x1/2a। इसे इसके साथ शांत करा और ये जो e का पावर -x1/a है, अगर आपने कर्व के अंदर x1 रखा होता तो ये y1 के बराबर होता। y1 = e का पावर -x1/2a, तो इसे इसके साथ शांत करा एंड दैट इज -1। तो जर्नलाइज वे में m1 m2 का प्रोडक्ट -1 है, तो कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। चलिए सेकंड वन के बारे में बात करते हैं। फिर से हम लोग किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर ही बात करते हैं। तो किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर एक बार इसका स्लोप निकाला, तो अगर इसका स्लोप निकाला तो x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो dy/dx इज -y1/x1 के बराबर है। ये तो m1 है। और अगर दूसरे वाले कर्व के लिए निकाला x² - y², तो उसके लिए 2x - 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इस बार जो dy/dx है एट x1, y1, दैट इज x1/y1 के बराबर, दैट इज m2। तो आपने फिर से अगर m1 m2 निकाला होता तो दैट इज y1/x1 इंटू माइनस दिस इज x1/y1। किसी जर्नल पॉइंट के लिए -1 है, तो ये दोनों कर्व जब जहां जहां एक दूसरे को काटेंगे तब ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इन दोनों के लिए भी ऑर्थोगोनल कहा जा सकता था। दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। थर्ड वन के बारे में बात करते हैं। इसी तरह अगर आपने इन दोनों के लिए फिर से स्लोप लिखा होता dy/dx किसी जर्नल पॉइंट पर, तो देखिए थर्ड वन आपने पहले dy/dx लिखा c1 के लिए, तो दैट इज 4x/2y, तो दिस इज 4 दैट इज 2/2y1 किसी पॉइंट के ऊपर जब आप x1, y1 के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपने c2 के लिए dy/dx लिखा होता तो c2 के लिए dy/dx दिस इज 2x/4 आने वाला है, तो यहां से dy/dx 2x1/4 दैट इज दिस इज 2x1। सही बात है। अब अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दिस इज m2। अब जो m1 m2 है वो -1 के बराबर तो नहीं है, यहाँ 2 से 2 शांत करा, y1/x1 के बराबर आता है विच इज नॉट -1। तो दीज टू कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। लेकिन अगर आपने इन दोनों कर्व्स को ड्रॉ किया होता, देखिए है क्या, जो y² = 4x है, ये भी आप जानते हैं एक पैराबोला है, इस तरह का कुछ एक पैराबोला। और अगर आपने x² = 4y को ड्रॉ किया होता, ये भी एक पैराबोला है, इस तरह का कोई एक पैराबोला। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर कट कर रहे हो, लगता भी है कि यहाँ पर इनके बीच का एंगल 90 नहीं है। बट देखिए अगर आप ओरिजिन वाली चीज को देखते 0 0, ये जो कर्व y² = 4x एंड दिस इज x² = 4y, ये जो y² = 4x है, इसके 0 0 पर जो टेंजेंट खींची गई, ये जो लाइन है x एक्सिस, ये उसी पॉइंट पर नॉर्मल है। सिमिलरली जो x² = 4y है, x एक्सिस उसकी टेंजेंट और y एक्सिस उसकी उसी पॉइंट पर नॉर्मल है, तो एक की टेंजेंट दूसरे की नॉर्मल और दूसरे की नॉर्मल पहले वाले की टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या था, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर थे। लेकिन ऑर्थोगोनल दो कर्व को केवल तब कहा जाता है
जबकि वो जब जब जहां जहां एक दूसरे को कट कर रहे हो तब तब वहां वहां उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए. सो नॉट ऑर्थोगोनल, बट एट द 0 0 एंगल 90 डिग्री. दूसरे पॉइंट पर इन दोनों को सॉल्व कर हम लोग एंगल निकाल सकते हैं. चलिए फोर्थ वन के बारे में बात करते हैं. देखिए फोर्थ वन क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स के बीच का अगर एक्यूट एंगल निकालने के लिए कहा जाए. देखिए अगर एक्यूट एंगल निकालने की बात है, सबसे पहले तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर एंगल निकाला जा रहा है. तो पॉइंट निकालने का तरीका दोनों कर्व को सॉल्व करना, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, दैट इज टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 4. आपको पता भी है कि सारे पाई बाई 4 के ऊपर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर, आप इनका ग्राफ से देख सकते हैं. तो अब अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने एंगल निकालने के लिए सोचा होता, तो अगर आप y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए dy बाई dx लिखते तो दैट इज कॉस एक्स, इसे m1 कहा जाता है, और n पाई बाई 4 के ऊपर किसी एक पाई बाई 4 पर ले लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन रूट 2. और अगर आपने y इक्वल्स टू कॉस एक्स के लिए dy बाई dx लिखा होता तो दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, इसे m2 कहते हैं, और किसी एक पाई बाई 4 पर दिस इज माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो अब अगर आपने इनके बीच का एंगल निकाला होता तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के बराबर. आपने अगर वैल्यू रखी होती m2 इज माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2. सॉल्व करने पर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2 ये आपस में नीचे से शांत कराए जा सकते हैं, दिस इज 2 रूट 2, तो दिस इज द एंगल. बात हालांकि ये भी है कि अगर हर बार जब जब जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहां इनके बीच का एंगल tan इनवर्स 2 रूट 2 ही है, तो इस तरह के कर्व को हम लोग आइसोगोनल कर्व्स भी कहते हैं, कि जब जब इन्होंने जहां जहां काटा वहां वहां सेम एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो दीज टू कर्व्स आर कॉल्ड आइसोगोनल कर्व्स. सिमिलरली फोर्थ वन के बारे में बात करते, फिफ्थ वन. देखिए इस बार क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस कर्व एट 1,1. देखिए ये सबसे ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन है. आपको क्या है, आपको किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एंगल निकालना है, तो आपने पहले कर्व 1 के लिए dy बाई dx निकाला. तो dy बाई dx इस पर्टिकुलर कर्व के लिए 2x के बराबर है, दैट इज 2x. अगर आप एट 1,1 बात करेंगे तो आप इसे नाम m1 देते हैं, दैट इज 2. आपने x को 1 रखा. आपने C2 के लिए dy बाई dx निकाला, दैट इज दिस इज 6y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स क्यूब, तो दिस इज माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन 6, 3 से 3 बजा, तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 3, तो दिस इज माइनस का x स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर, बल्कि 3 दिस इज 2, 6 उधर था तो यहाँ पर 2 ही बचा. अगर आपने एट 1,1 निकाला तो इसी को नाम m2 दिया जाता है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2. अब अगर आपने m1 m2 चेक किया होता, हालांकि एंगल निकालने का तरीका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है, बट यहाँ नजर आ जाता कि m1 m2 का प्रोडक्ट एट 1,1 माइनस 1 के बराबर है, सो एंगल इज 90 डिग्री. सही बात है. चलिए नेक्स्ट कर्व के बारे में बात करते, सिक्स्थ वन. इस बार जो कर्व है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देखिए बात क्या है, हमें तो स्लोप चाहिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. तो सबसे पहले हमने कर्व 1 को देखा. जो कर्व 1 है उसमें मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखा है, एंड वी नो दैट कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स 1 से लेकर रूट 2 के बीच में नाचता है. अगर ये 1 से लेकर रूट 2 में नाचा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल 1 होने वाला है. तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 हमारा कर्व नंबर 1 था. और जो C2 है दैट इज कर्व 2, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर आपने y को यहां रखा होता फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अगर आपने y को यहां रखा होता तो एक्स स्क्वायर अपने को प्लस माइनस 2 के बराबर नजर आता, x प्लस माइनस 2 के बराबर नजर आता. तो जो पॉइंट दैट इज 2,1 एंड माइनस 2,1, ये दो पॉइंट है. यहां से अगर आपने स्लोप निकाला होता dy बाई dx तो वो तो 0 है, इसे तो आपने m1 का नाम दिया. और अगर आपने इस कर्व के लिए स्लोप निकाला होता, दिस इज 6y स्क्वायर, दिस इज 5y स्क्वायर. ओके ठीक. अगर आपने इस कर्व के लिए निकाला होता तो dy बाई dx इज माइनस का 2x अपॉन दैट इज 2y के बराबर आता. आपने इस पॉइंट के ऊपर लिखा होता तो अपने पास m2 का वैल्यू
माइनस का 2/1 दैट इज -2 आता। सिमिलरली इस केस में और फिर उसके बाद हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 का यूज कर सकते हैं और फिर से एंगल निकाल सकते हैं। तो बात यह है कि एंगल निकालने के लिए हमें फिर से अगर टेंजेंट का स्लोप पता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है तो हम लोग आसानी से m1 और m2 निकाल कर tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 का यूज कर सकते हैं और एंगल का आंसर बताया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। फिर से अगर हम लोगों को केवल एंगल निकालना है इन दोनों कर्व के बीच का, तो देखिए एंगल निकालने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, और अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का पता है तो फिर उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हम लोग dy/dx लिखते हैं और दोनों के बीच में m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए कर्व C1 के लिए 7th वन C1, इसके लिए पहले एक बार दोनों को सॉल्व करते, तो सॉल्व करने के लिए y² इज इक्वल टू x, तो x चुराकर यहां रख देते हैं। अगर आपने यहां रखा तो दिस इज x, आप लोग जब सॉल्व कर रहे हैं C1 एंड C2 को, तो x³ की जगह पर यहां y का पावर 6 प्लस y³ इज इक्वल टू 3, x की जगह पर आप y² रखेंगे तो दिस इज 3y³ दैट इज y का पावर 6 माइनस 2। तो या तो y 0 के बराबर था या y³ माइनस 2 0, तो y इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 के बराबर था। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व C1 का यूज कर लेते x 0 के बराबर और y इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग x 2 का पावर 2/3, तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 का पावर 2/3 था। 0 0 पर तो निकालते हैं। इस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर चेक करने के लिए तो अपने पास पॉइंट आ चुका था 2 का पावर 2/3 एंड 2 का पावर 1/3। बस अब अगर आपने इन दोनों कर्व के लिए m1 लिखा होता तो m1 पहले आप dy/dx की बात कर रहे हैं। इस कर्व के लिए जो dy/dx है वो 1/2y1 है, तो दैट इज 1/2 इंटू 2 का पावर 1/3। और अगर आपने m2 की बात की होती तो dy/dx, आप इस कर्व के लिए बात कर रहे हैं, इस कर्व के लिए जो dy/dx है दैट इज x³ that is 3x² plus 3y² into dy/dx is equals to यहाँ पर 3 times x as it is dy/dx plus 3y as it is for x का 1, इन दोनों को एक जगह पर लाया जाए तो dy/dx is 3y minus 3x² divided by 3y² minus 3x, 3 आपस में अलग ही बजाए जा सकते थे। तो यहां पर फिर से आपने अगर इस पॉइंट को रखा तो dy/dx इज एक्चुअली y माइनस x²। अगर आपने y माइनस x² करा तो y अपना ये वाला पॉइंट है 2 का पावर 1/3 माइनस 2 का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2/3 माइनस x, तो फिर से 2 का पावर 2/3 था, ये आपस में बचते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो dy/dx है इंफिनिटी, दिस इज m2। तो अगर m2 हमारे पास इंफिनिटी है तो हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं कि अगर m2 इंफिनिटी हुआ करता है तो हमारा tan थीटा तो बस 1/m1 के बराबर हुआ करता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 का पावर 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। सो थीटा इज इक्वल टू 1/, so this is 2 का पावर 4/3, so थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 16 का पावर 1/3। दिस इज द आंसर। तो हर बार एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए, दोनों पर dy/dx लिखे जाएं और उनके बीच में एंगल निकाला हर बार जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। फिर से अपने को दो कर्व है, उनके बीच में एंगल निकालना है। तो दो कर्व के बीच में एंगल निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो हमने क्या करा, 8th वन 2y² इज इक्वल टू x एंड y² इज इक्वल टू 32x। इन दोनों कर्व को सॉल्व करना है। y² यहां से चुराया, यहां रखा तो 64 x इज इक्वल टू, दिस इज y² इज इक्वल टू 30, दिस इज x³ 32, तो यहां पर x³ के बराबर आया। तो x या तो 0 था या तो 8 था या तो माइनस का 8 था, इतना सोचा जा सकता है। अब x माइनस 8 तो हो नहीं सकता यार, अगर x माइनस 8 होता तो y² हमें नेगेटिव के बराबर और यहाँ y² नेगेटिव के बराबर आता, तो इसको रिजेक्ट करा। अब अगर x 0 है तो y किसी भी कर्व में रखो 0 के बराबर, और अगर ये 8 है तो दिस इज 32 इंटू 8, तो दिस इज 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, 5 प्लस 3 8, 8 का हाफ 4,
तो 2 का पावर 4 दैट इज या तो 16 है या तो -16 है। तो अपने पास जो पॉइंट है दैट इज 0, 0, 8, 16 एंड 8, -16 है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, दैट इज इस कर्व के लिए dy बाई dx लिखा जाए, उसे m1 का नाम दिया जाए एट 8, 16, इसके लिए m2 निकाला जाए एट 8, 16 और फिर से वही वाला सेम फॉर्मूला यूज करें सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट। देखिए बात क्या है, मैं बार बार 0, 0 जो अवॉइड कर रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए बात करता, जो y² x है, y² x के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, y² x तो एक पैराबोला है, इस तरह का कोई एक पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला एंड द सेकंड कर्व विच इज x³ + y³ = 3xy, दिस इज द फोलियम ऑफ डिस्कार्ट। तो फोलियम ऑफ डिस्कार्ट इज लाइक दिस। बात यह है कि जो पॉइंट 0, 0 है उसके ऊपर एक तो ये रहा जहां पर हम लोगों ने एंगल निकाला, जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, और 0, 0 पर इस कर्व के इस वाले पार्ट के साथ एंगल यहां से निकलेगा, इस वाले पार्ट के साथ एंगल यहां से और इस वाले पार्ट के साथ यहां से। तो या तो इस कर्व को अलग अलग डिफाइन करा जाए फिर निकाला जाए, तो इससे अच्छा यह है कि हर बार अगर उसने किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पूछा तो हम केवल उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सीधे सीधे कैलकुलेट करें और उसके ऊपर केवल सीधे सीधे आंसर बता दें। चलिए, तो हर बार जब भी हमसे एंगल बिटवीन टू कर्व्स पूछा जा रहा है तो हम लोग दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते, दोनों पर स्लोप लिखते। स्लोप लिखने का रीजन हम उनके टेंजेंट्स का स्लोप लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ही एंगल बिटवीन द एंगल्स हुआ करता है, एंगल बिटवीन द कर्व्स हुआ करता है। चलिए, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। छोटा सा टॉपिक देखिए, बात क्या है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है y = f(x) और इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई एक टेंजेंट खींचा जाए, दिस इज द p, और इस पॉइंट के ऊपर कोई एक टेंजेंट खींचा जाए इस तरह से, जो कि किसी एक पॉइंट p दैट इज x1, y1 मान लेते हैं, इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो आगे बढ़ाने पर x एक्सिस को किसी पॉइंट t के ऊपर काटता है। सिमिलरली अगर आपने इसी पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल खींचा होता जो आगे बढ़ाने पर कर्व को g पॉइंट के ऊपर काटता है, और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को कुछ देर के लिए नाम q दे देते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो P से लेकर T तक का जो डिस्टेंस है, अलग किसी टेंजेंट को लिखा जाए और उसमें x एक्सिस के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर अगर नॉर्मल के जहां पर उसने x एक्सिस को काटा वहां तक का डिस्टेंस लिखा जाए तो दिस इज लेंथ ऑफ द नॉर्मल। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसका x एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है दैट इज TQ, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये नॉर्मल, इसका x एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है दैट इज QG, दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो अपने को यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो 90 था ही, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते। अगर ट्राइंगल PTQ के बारे में बात करें, देख ये Q है, इसके ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो बात यह है कि जितना आप ऊपर चले वही y1 के बराबर था, तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली y1, यहां तक का जो डिस्टेंस है, तो ये y1 है, ये अपने को निकालना है, इस एंगल थीटा का यूज करना है, तो साइन थीटा लिखा जा सकता था या कॉसेक थीटा। तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि दिस इज PT अपॉन PQ इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सही बात है। एंड दिस PT इज इक्वल टू, इस PQ को नाम y1 के बराबर दिया, एंड कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, या कॉसेक थीटा का हम लोग कॉट थीटा के साथ भी रिश्ता जानते हैं, इसे कॉट थीटा में कन्वर्ट करा
एंड उसके बाद चूंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग इस इंक्लिनेशन थीटा का यूज कर सकें, तो अगर इस इंक्लिनेशन थीटा का यूज करना है तो उसके लिए इसे हम लोगों ने √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट को 1/10 लिखा एंड टेन थीटा को हम लोग m की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो m स्क्वायर प्लस 1/m, सो दिस इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट y1 √1 प्लस m स्क्वायर अपॉन मॉड के साथ, चूंकि लेंथ से तो मॉड के साथ यूज करें। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए ज्यादा तो मैं ट्राइंगल PQG का यूज करता हूं। ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, तो फिर से हम लोगों ने PQ/PG लिखा, दैट इज दिस अपॉन दिस, तो हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, दैट इज cos थीटा, PG उधर गया PQ अपॉन दिस, तो PQ को फिर से y1 लिखा, तो दिस इज y1 सीकेंट ऑफ थीटा, दैट इज PG, और PG को लेंथ ऑफ नॉर्मल कहा जा सकता है। और आपने इसे फिर से अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिखा होता तो ये आपको y1 √1 प्लस m स्क्वायर के बराबर नजर आता, दैट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। चलिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग PQ की बात कर रहे हैं, तो फिर से अगर आपने दिस अपॉन दिस लिखा होता तो आप TQ अपॉन PQ को सीधे y1 लिखते हैं, दैट इज कॉट थीटा लिखा जा सकता था, एंड कॉट थीटा इज नथिंग बट 1/10 थीटा एंड टेन थीटा इज m, तो TQ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y1 अपॉन m, मॉड बस इसलिए लगा रहे हैं कि हमें पॉजिटिव लेंथ चाहिए। सिमिलरली अगर आपने QG अपॉन y1 लिखा होता तो QG अपॉन y1 इज इक्वल टू कॉट के साथ 90 माइनस थीटा, तो दिस इज कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज टेन थीटा, दैट इज नथिंग बट m, सो QG दैट इज लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, दैट इज y1 इंटू m, फिर से मॉड के साथ। इन चारों फॉर्मूलों को हालांकि याद भी रखा जाता, निकालना भी बहुत आसान सी चीज है जो कभी कभी काम आते, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 9। अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी एक कर्व by स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a क्यूब के लिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का स्क्वायर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के बराबर है तो लैम्डा क्या है। चलिए देखिए, अगर इन फॉर्मूलों का यूज किया जाए तो देखिए अपने को क्या दिया है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालने के लिए अपने को y1 अपॉन m चाहिए, तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। तो अगर हमने dy/dx निकाला पहले वाले कर्व के लिए, जिस कर्व इसी कर्व के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए अगर आपने निकाला तो b इंटू 2y 3 टाइम x प्लस a, तो दिस इज 3 टाइम x प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन दैट इज 2dy। किसी पॉइंट अगर x1 y1 पर बात की जाती, ये अपना m है। अब देखिए हम लोग बस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल लिखने की कोशिश करते, तो अपनी जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है दैट इज y1 अपॉन m, तो y1 अपॉन में जब आप m को लिख रहे हैं तो मैं ये लिख रहा हूं 3x1 प्लस a का स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर उचकाया, दिस इज 2by1 और इस सारे का स्क्वायर है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y1 टाइम ऑफ m, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा y1 एंड m की जगह पर 3 इंटू x1 प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2by1 लिखा जा सकता है। अब तो केवल y1 निकालने वाली बात है, तो लैम्डा निकालने वाली बात है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये y1 की पावर 4, ये तो आपस में सलट गए, सो दिस इज 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, 3 यहां से है, दिस इज 27 एंड दिस x1 प्लस a की पावर 4, यहां 2, यहां तो दिस इज x1 प्लस a का पावर 6। अब बात यह है कि y1 और x1 इस कर्व के ऊपर ही लाई करते थे, तो y1 का जो रिश्ता है वो x1 के साथ कुछ ऐसा है, डिवाइड में b, तो अगर आपने y1 स्क्वायर लिखा तो x1 प्लस a का क्यूब, अगर आप y1 की पावर 4 लिखेंगे तो 4b स्क्वायर, दिस इज x1 प्लस a का पावर 6 अपॉन में b स्क्वायर भी आएगा एंड डिवाइडेड बाय 27, दिस इज x1 प्लस a का होल स्क्वायर। सही बात है।
आपस में शांत किया जा सकता है और लैम्डा का वैल्यू निकाला जा सकता है, दैट इज 4/27। तो हर बार केवल इन फॉर्मूलों का यूज किया जाए, जिस तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड नॉर्मल, और सीधे सीधे फॉर्मूलों के अंदर रखा जाए। तो हम लोगों ने पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाला, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y1/m। तो y1 मैंने कोई भी एक पॉइंट माना और m का वैल्यू 3 इंटू x1 प्लस a/2b y1 इस तरह से लिखा और इस सारे का स्क्वायर करा। लैम्डा टाइम दिस इज y1 इंटू m, तो मैंने सीधे सीधे 3x1 प्लस a/2b y1 लिखा एंड देन उसके बाद बस हिसाब बराबर करने के लिए लैम्डा निकाला। y1 का स्क्वायर तो दिस इज पावर 4, दिस इज 4b स्क्वायर, दिस इज 3 इंटू, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 3 27, x1 प्लस a का पावर 4 यहाँ और 2 यहाँ 6 एंड दिस 2b। इस 2b के बारे में एक्चुअली नहीं सोचा, दिस इज 2b यहाँ पर। एंड देन y1 के बारे में सोचने के लिए हमने सोचा एक पॉइंट इसके ऊपर लाई करता था, तो y1 यहाँ पर रखा एंड फिर उसके वैल्यू x1 प्लस a की टर्म्स में लिखा और दिस इज 2b एंड दिस इज into 2b, so lambda is equals to 8b/27. This is the answer. Next is shortest distance between two curves। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स का क्या कंसेप्ट है, किन्हीं दो कर्व के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकाला जाता है। देखिए आप पॉइंट से लाइन का निकालते हैं, तो पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है उस पर परपेंडिकुलर डाला जाए। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये रहा है परपेंडिकुलर, इस पर भी कॉमन नॉर्मल। आप सर्किल से पॉइंट का निकाले, ये रहा सेंटर से मिलाया, ये नॉर्मल हुआ करती है कोई भी लाइन, और ये r सब्ट्रैक्ट करा। आप सर्किल से लाइन का निकाले, आप किसी भी सर्किल से लाइन का निकाले, फिर से आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, r सब्ट्रैक्ट करा, फिर से आंसर। आप स्क्यू लाइंस को याद करें, किन्हीं दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो बात यह है कि हर बार जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है। आप किन्हीं भी दो कर्व के बारे में बात करें, हर बार एक कॉमन नॉर्मल ढूंढा जाए और उसके अलोंग का जो डिस्टेंस है वही हमारा आंसर हुआ करे। कोई भी दो कर्व हर बार, और कॉमन नॉर्मल ढूंढने का कंसेप्ट ये है कि आप किसी एक के लिए नॉर्मल लिखें किसी एक पॉइंट के ऊपर, दूसरे पॉइंट के ऊपर दूसरे कर्व के लिए उसका नॉर्मल बनाने की कोशिश करें और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही एक्चुअली हमारा मिनिमम डिस्टेंस हुआ करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन y is equals to x minus 2 and y is equals to x square plus 3x plus 2 के बीच के मिनिमम डिस्टेंस की बात करें। एक्चुअली लाइंस और सर्किल के बीच में ठीक है, आप लोग पहले से जानते, हम लोगों को लाइन और 2 डिग्री कर्व के बारे में ही ज्यादा बात भी करनी है। तो देखिए बात क्या है, अगर आप इन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो इतना तो आप जानते हैं कि ये एक पैराबोला है, ये रहा कोई एक पैराबोला, ये कोई एक लाइन है, कोई भी। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है कि एक लाइन जो दोनों के साथ नॉर्मल होती, तो अगर नॉर्मल होती तो बात ये थी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दैट इज P एक टेंजेंट खींची जाती जो इसके पैरेलल होती, तभी तो नॉर्मल यार आपस में एक दूसरे के साथ दोनों सेम नॉर्मल बना रहे होते। तो आपने कोई एक पॉइंट P x1, y1 माना इस कर्व के ऊपर कि भाई वहां पर जो नॉर्मल था वो इसका भी नॉर्मल था, मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन उसके लिए नॉर्मल, तो वहां पर जो टेंजेंट थी उन दोनों के स्लोप बराबर रहे होंगे, तभी तो पैरेलल स्लोप्स। तो आपने इसके लिए dy/dx कैलकुलेट करा एंड dy/dx इज 2x + 3 और किसी पॉइंट पर 2x1 + 3। अब ये जो स्लोप है ये इस लाइन का है, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि यही स्लोप इस लाइन का भी होना चाहिए और इसका स्लोप हमने को 1 के बराबर दिया है, तो इसे हमने 1 लिखा, तो 2x1 = -2, x1 = -1। ये x1 था, x1 को अगर आपने वापस इस कर्व में रखा होता
तो अपने पास y1 आता जो भी कर्व के ऊपर लाई करता है, दिस इज -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 3 माइनस के 3 दिस इज 0। तो जो पॉइंट है P दैट इज -1, 0। अब अगर आपके पास पॉइंट है, देखिए अगर ये दूसरे कर्व के लिए बात होती तो आप नॉर्मल लिखकर उसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालते, बट यहाँ लाइन है तो आप सीधे सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 का डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से सीधे सीधे पॉइंट रखा जाता है -1 -0 -2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉड के साथ 2 -3 3 अपॉन रूट 2। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 3 अपॉन रूट 2 और हर बार इसी तरह से कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाए। चलिए ठीक है।